हाँ तो भाई, कैसे हैं आप सभी? सभी अच्छे? चलिए, तो जैसा कि आपको पता ही है कि कल हमने अपने चैप्टर नंबर 30 को कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, पूरा ही चैप्टर कंप्लीट हो गया था ना भाई। तो ये जो चैप्टर है ना, वो अपने हर कंपटीशन एग्जाम और बोर्ड एग्जाम के लिए ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो हम अब इस पूरे चैप्टर को एक बार आज रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं आप? हाँ, पूरी रिवाइज से क्या है, आपके सामने दोबारा से ये जो सारे टॉपिक है वो एक सामने आएंगे और आपकी जो पुरानी यादें हैं इस चैप्टर को लेकर वो भी ताज़ा हो जाएंगी। ठीक है, यादें ताज़ा होने का मतलब कि जो भी शब्द आपको कुछ समझ में नहीं आए वो आपको और याद आ जाएंगे। ठीक है, तो थोड़े हल्के फास्ट रिवाइज में हम इसको ले लेते हैं। तो देखिए भाई, ध्यान से आप सब समझते हो। चलिए, सबसे पहले तो क्या है कि हम बात करते हैं कंकाल की। ठीक है भाई। अच्छा, कंकाल जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है बाह्य कंकाल और एक होता है अंतः कंकाल। होता है भाई, बाह्य कंकाल जो है उसमें आएंगे हमारे बाल और नाखून। ये याद रहेगा हमें कि बाल और नाखून जो होते हैं वो मिलकर हमारे बाह्य कंकाल का निर्माण करते हैं। ठीक है, बात हो यदि अंतः कंकाल की, कौन से कंकाल की? अंतः कंकाल की। तो जो अंतः कंकाल होता है इसको भी हमने दो भागों में डिवाइड कर रखा है। एक है अक्षीय कंकाल और एक है उपांगीय कंकाल। ठीक है, ये जो अक्षीय कंकाल होता है इसमें 80 अस्थियां होती हैं और उपांगीय जो होता है उसमें 126 होती हैं। इसी प्रकार होती हैं, तो टोटल 206 बोन्स हमारी बॉडी के अंदर होती हैं। बात समझ में आ रही है? अब बात ये आती है कि हमें हर बोन्स को काउंट करना है और उनके नाम भी हमें याद रखने हैं कि किस भाग में कितनी संख्या में अस्थियां पाई जाती हैं ना, ऐसे करके। तो देखिए भाई, अक्षीय कंकाल में जैसा कि यहां शो हो रहा है कि 80 बोन्स हमारे एक्सियल स्केलेटन में पाई जाती हैं और 126 बोन्स हमारे अपेंडिकुलर स्केलेटन में पाई जाती है ना। तो 80 बोन्स को यदि हम काउंट करें तो इसको हमने अगेन 4 भागों में डिवाइड कर दिया है। सबसे पहला है करोटी। ठीक है, करोटी है, फिर है उरोस्थी, फिर हमारी पसली और फिर रीढ़ की हड्डी। करोटी में 29, उरोस्थी सिंगल ये 24 और ये 26। अब आप देख लीजिए, सबसे पहले यहां पर इस प्रकार का डिवाइडेशन, टोटल 80 बोन्स हमारे एक्सियल स्केलेटन में है। तो इनको हम किस प्रकार डिवाइड कर सकते हैं एक बड़े रूप में कि इसको 4 संरचनाएं मिलकर हमारी एक्सियल स्केलेटन का निर्माण करती हैं, जिनमें फर्स्ट वन हमारी स्कल जिसको हम करोटी बोलते हैं, उसमें 29 बोन होती हैं। स्टर्नम जिसमें 1 बोन होती है, रिब्स जिसमें 24 होती है और वर्टिब्रल कॉलम जिसमें 26 बोन होती है। तो टोटल इस प्रकार 80 बोन्स हमारे एक्सियल स्केलेटन में होती है। क्लियर? अच्छा, यहां भी क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट या क्वेश्चन बनते हैं वो भी हम देख लेते हैं। देखिए भाई, ये जो करोटी है, इस करोटी में 8 अस्थि तो कपाल में होती हैं, 14 अस्थि हमारे चेहरे में होती हैं, 6 अस्थि हमारे कान में और 1 अस्थि हमारे गले में। दिख रहा है यहां तक? देख लीजिए आप पूरा क्लासिफिकेशन, है ना। संख्या आपको नहीं दिख रही, चलो कोई बात नहीं, सुन पा रहे हैं ना आप मुझे। कपाल जो होता है उसमें कितनी बोन्स हैं? 8 बोन्स। चेहरा है उसमें कितनी है? 14। कान है जिसमें 6 और गले में 1। तो इस प्रकार टोटल 29 बोन्स हुई कि नहीं हुई, है ना। उरोस्थी है ये वाली। अच्छा, कपाल की अस्थियों नाम आप याद रख लेना, चेहरे और कपाल की अस्थि है ना। कपाल की पैराइटल, फ्रंटल, टेम्पोरल वगैरह, ऑक्सीपिटल है ना, याद है ना आपको। स्फेनोइड, एथमोइड है ना। ऐसे ही चेहरे की हमने जाइगोमेटिक है ये वाली, है ना।
नेजल, कॉन्का, बोमर वगैरह, ये मैग्जिला, ये मैंडिबल, ठीक है। हाँ, तो 14 अस्थि हमारे चेहरे में ना ऐसे। पसलियां टोटल कितनी होती हैं? 24। अच्छा, पसलियों को हमने किस प्रकार डिवाइड किया है? देखिए सुनिए, 1 से 7 नंबर की जो पसलियां होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? वास्तविक पसली। क्यों बोलते हैं इनको वास्तविक पसली? क्योंकि ये पसलियां सीधे स्टर्नम से जुड़ी रहती हैं, इससे उरोस्थी से। 8वें नंबर की, 9वें नंबर की और 10वें नंबर की कैसी होती हैं? आभासी पसली, यानी कि कूट पसली। क्यों होती हैं ये? क्योंकि ये तीनों पसलियां डायरेक्ट उरोस्थी से ना जुड़कर किससे जुड़ जाती हैं? 7वें नंबर की पसली से जुड़ जाती हैं। तो इसलिए इनको क्या कहा जाता है? आभासी या कूट पसली, ठीक है। 11वें और 12वें नंबर की जो पसलियां होती हैं वो किसी से भी नहीं जुड़ती, अतः इनको हम मुक्त या पिलावी पसलियां भी बोलते हैं। मैं पहले इस पिलावी शब्द को भूल गया था, लेकिन अब यहाँ पे इसको मैं बता दिया है कि मुक्त और पिलावी पसलियां, इनको पिलावी मतलब तैरने वाली पसलियां भी कहते हैं, 11वें नंबर की और 12वें नंबर की। क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका संबंध स्टर्नम से नहीं होता, उरोस्थी से नहीं होता, ठीक है भाई। तो याद रह जाएंगे आपको पसली। फिर हमने बात की थी रीढ़ की हड्डी की, 26 है। तो उनमें सबसे पहले क्या देखा कि 24 तो हैं पृथक और 2 हैं संयुक्त। क्लियर? अब ये जो 24 पृथक हैं इनकी मैं बात करूं तो देखिए, 7 तो होती हैं ग्रीवा कशेरुक, जिनको हम सर्वाइकल वर्टिब्रल बोलते हैं। 7 होती हैं, उनमें से पहली का नाम है एटलस और दूसरी का नाम है एक्सेस, ठीक है भाई। एटलस और एक्सेस, ये क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। प्रथम ग्रीवा कशेरुक का नाम एटलस, द्वितीय ग्रीवा कशेरुक का नाम एक्सेस। क्लियर? तो ये 7 होती है सर्वाइकल वर्टिब्रा, 12 होती हैं वक्षीय कशेरुक और 5 होती हैं लंबर वर्टिब्रा। तो 12 7 19 और 5 24। तो इस प्रकार 24 जो कशेरुक होती हैं, वर्टिब्रल कॉलम होते हैं, उनके आप नाम भी याद रखना। 7 कशेरुक स्टार्टिंग की गर्दन वाले भाग में, तो उनको हम सर्वाइकल वर्टिब्रा बोलते हैं। 12 थोरेसिक में तो थोरेसिक वर्टिब्रा, 5 कमर में तो 5 लंबर वर्टिब्रा, ठीक है। अब हम बात करते हैं संयुक्त की। तो देखिए, जो 25वें नंबर की बोन है ना, उसको बोला जाएगा त्रिक, इंग्लिश में बोलेंगे सैक्रम। और ये जो होती है वो 5 अस्थियों से मिलकर बनी हुई होती है। 5 कशेरुक दंड आपस में संयुक्त होकर एक 25वें नंबर की कशेरुक दंड का निर्माण करती हैं, जिसको हम त्रिक यानी कि सैक्रम बोल के चलते हैं। 26वें नंबर की जो है उसका नाम होता है अनुत्रिक, जिसको बोलते हैं कॉसिक्स। और ये जो संयुक्त होकर बनती है वो कितने बॉन्ड से? 4 बॉन्ड्स से संयुक्त होकर बनती है। समझ में आई कि बात नहीं आई भाई? ठीक है, तो इस प्रकार आपको ये याद हो जाएंगी। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ एक्जियल स्केलेटन। अब बताओ आपको क्या दिक्कत है इस एक्जियल स्केलेटन में? बिल्कुल आपको ऐसे ही याद करना है, कोई भी आपसे थ्योरी वगैरह यहां से नहीं पूछी जाएगी। आपसे केवल अस्थियों के नाम या उनकी संख्या आपसे पूछी जाएगी, ठीक है। तो इसी प्रकार जो मैंने आपको यहां बोर्ड पर समझाया है वही पॉइंट आपको ज्यादातर याद रखने हैं। क्लियर? चलिए, तो अब हम बात कर लेते हैं उपांगीय कंकाल की। तो उपांगीय कंकाल की यदि हम बात करें तो इसमें टोटल 126 बोन है और इसको हमने मोस्टली 2 भागों में बांटा है, एक मेखला एक पाद। मेखला जो है वो हमारी 2 प्रकार की, एक अंश मेखला एक श्रोणि मेखला, ये भी हमारे 2 प्रकार के, एक अग्रपाद और एक पश्चपाद।
क्लियर। मेखला में जो बोन्स हैं वो 6 हैं, पाद में जो बोन्स हैं वो 120 हैं। बताओ हो गया क्लासिफिकेशन 126 बोन का। अब देख लेते हैं अंश मेखला की मैं बात करूं तो इसमें 4 बोन, शिरोडी मेखला की मैं बात करूं तो इसमें 2 बोन। अंश मेखला में जो बोन आती हैं वो आती हैं क्लेविकल और स्केपुला। कौन कौन सी बोन आती हैं अंश मेखला में? क्लेविकल और स्केपुला। सबसे चौड़ी अस्थि और सबसे सुंदर अस्थि क्लेविकल, याद है ना आपको? ये क्लेविकल, ये स्केपुला, ये क्लेविकल, ये स्केपुला। तो एक क्लेविकल ये रही, एक स्केपुला ये रहा, एक क्लेविकल इधर, एक स्केपुला इधर। तो 4 बोन्स हमारी अंश मेखला में पाई जाती हैं। ठीक है भाई, जिसको पेक्टोरल गर्डल कहा जाता है। शिरोडी मेखला में मात्र 2 बोन्स होती हैं, और ये जो 2 बोन्स होती हैं 3 छोटी छोटी अस्थियों से मिलकर बनती हैं, इलियम, एस्चियम और प्यूबिस। और दोनों अस्थियों को जो जॉइंट जोड़ता है उस जॉइंट को हम क्या नाम देते हैं? प्यूबिक सिम्फाइसिस। क्या नाम देते हैं उसको? प्यूबिक सिम्फाइसिस, यानी कि जघन संधान जॉइंट। क्लियर? अच्छा, तो मेखला की 6 बोन आपको क्लियर याद हो जाएंगी। 2 बोन हमारी शिरोडी मेखला में और 4 बोन हमारी अंश मेखला में। ठीक है। अग्रपाद और पश्चपाद की बात करें तो इस अग्रपाद में 60 बोन, पश्चपाद में भी 60 बोन। इसमें केवल हमारे हाथ और पैर आते हैं, तो दोनों हाथों में 60 बोन, दोनों पैरों में 60 बोन। तो एक हाथ में 30 और एक पैर में 30, इस प्रकार। तो हम 30 अस्थियां काउंट कर लेते हैं। तो देखिए, अग्रपाद की मैं बात करूं तो सबसे पहली जो बोन है वो होती है ह्यूमरस। कौन सी होती है? ह्यूमरस। संख्या में कितनी? 1। दूसरी जो बोन्स होती है वो होती है रेडियो अल्ना। संख्या में कितनी? 2। तीसरी जो बोन है वो है कार्पल। संख्या में कितनी? 8। मेटाकार्पल। संख्या में कितनी? 5। फैलेंजेस 14। तो देख लीजिए, 1 ह्यूमरस, 2 रेडियोल्ना, 8 कार्पल्स, 5 मेटाकार्पल्स और 14 फैलेंजेस। तो इस प्रकार टोटल 30 अस्थि हमने यहां पर काउंट कर लिए हैं। इसी प्रकार पश्चपाद की यदि हम बात करें तो सबसे पहली है फीमर, जो शरीर की सबसे लंबी बोन है। और फीमर संख्या 1। उसी प्रकार है हमारी टिबियो, फिबुला 2, पटेला 1, टार्सल, इसकी संख्या 7 है, जबकि यहां पे कार्पल की संख्या कितनी है? 8। तो एक जो यहां पे कम हुई है उसकी बढ़ोतरी हमने कहां की है? पटेला बोन से। पैर में, घुटने में एक जो पटेला बोन है वो एक्स्ट्रा रूप में पाई जाती है। मेटाटार्सल्स कितनी? 5। और फैलेंजेस कितनी? 14। ठीक है भाई। तो इस प्रकार टोटल हमारी बोन्स का क्या है? कंप्लीट क्लासिफिकेशन है कंकाल का। ठीक है भाई। तो यहां तक आपको बात समझ में आई कि नहीं आई? दोबारा से रिवाइज हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई, है ना? तो कोई दिक्कत नहीं है आपको यहां तक? चलिए, तो ये तो इसका एक पार्ट हुआ है ना, एक पार्ट हुआ। अब इसका जो दूसरा पार्ट है वो है संधि, जिसको हम जॉइंट बोल के चलते हैं। क्या बोल के चलते हैं? जॉइंट। अच्छा, जॉइंट क्या है? कि जिस स्थान पर 2 अस्थियां आपस में जुड़ें उसे हम जॉइंट कहते हैं। और 2 अस्थियां जो जुड़ती हैं ना, वो किस स्थान पर जुड़ती हैं? सॉरी, किस स्थान पर नहीं, किससे जुड़ती हैं? लिगामेंट से, स्नायु से, है ना? और अस्थियों से जो मसल्स जुड़ती हैं
वो जुड़ती हैं टेंडन, जिसको हम कंडरा बोलते हैं ना। चलिए, तो जॉइंट की मैं बात करूं तो मूवमेंट के आधार पर ये 3 प्रकार के जॉइंट थे। एक था अचल, एक है आंशिक चल, और एक है चल। अचल का सीधा सा मतलब ये होता है कि ऐसे जॉइंट जिनमें किसी भी प्रकार की गति संभव नहीं है। एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो करोटी के C1 है ना, सूचर जिनको बोलते हैं, मतलब कपाल की जो अस्थियां होती है ना, कपाल की, वो अस्थियां जॉइंट तो बना के रखती हैं लेकिन उनमें किसी भी प्रकार की गति नहीं होती। तो ऐसे जॉइंट को हम क्या बोलते हैं? अचल संधि बोलते हैं। आंशिक चल की मैं बात करूं तो क्या है कि इनमें तनाव के कारण या ऐंठन के कारण थोड़ी बहुत गति संभव होती है। किसमें? आंशिक चल में। जैसे हम इसकी बात करें तो हमारा प्यूबिक सिम्फाइसिस जॉइंट हुआ है ना, वर्टिब्रल कॉलम में जॉइंट हुआ, कशीरुकदंड में जो जॉइंट है ना, प्यूबिक सिम्फाइसिस है, रीढ़ की हड्डियों के बीच में जो जॉइंट हैं, ये ऐसे जॉइंट हैं जहां पर थोड़ी बहुत गति क्या हो जाती है? संभव हो जाती है। इसके कुछ सब टाइप और थे। सब टाइप में इसमें 2 जॉइंट आते हैं, मैं आपको बता दूं, एक पाइवोट और एक ग्लाइडिंग जॉइंट। पाइवोट और ग्लाइडिंग जॉइंट, ठीक है। पाइवोट को हम धुराग्र संधि बोलते हैं और इस संधि में वो आता है जो एटलस और एक्सिस के मध्य, अरे यार एटलस और एक्सिस बोन के मध्य जो जॉइंट होगा वो जॉइंट पाइवोट जॉइंट के अंतर्गत आता है, यानी कि जिसको हम धुराग्र संधि बोलते हैं। ग्लाइडिंग जॉइंट की मैं बात करूं तो इसमें हमारा रिस्ट जॉइंट, मोस्टली रिस्ट जॉइंट, कलाई जॉइंट, एंकल जॉइंट, क्योंकि यहां पर ये क्या है? घर्षण होता रहता है। ग्लाइडिंग मतलब विसर्पण, घर्षण होना, एक दूसरे पर सरकना, ऐसे। तो ये था हमारा आंशिक चल। मोस्ट वन जो हमारा जॉइंट है वो है चल संधि, जिसको हम साइनोवियल जॉइंट भी बोल के चलते हैं, है ना। अब इसके जो प्रकार हैं उनमें सबसे पहला और सबसे मोस्ट जो है वो है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। दूसरा जो जॉइंट है वो है हिंज जॉइंट। तीसरा जो है वो है इलिप्सोइडल जॉइंट। ये 2 ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। चल संधि की यदि हम बात कर रहे हैं तो 2 जॉइंट हमें ज्यादा तरीके से याद रखने हैं, एक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट और एक हिंज जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की यदि हम बात करें तो इसके एग्जाम्पल आते हैं भाई, एक तो शोल्डर जॉइंट और एक हमारा हिप जॉइंट, स्कंद संधि और एक शिरोडी संधि। बहुत अच्छी तरीके से याद रखना, चल संधि वह होती है जिसमें स्वतंत्रता पूर्वक गमन हो, कहीं भी कोई अवरोध नहीं हो, है ना। तो शोल्डर जॉइंट की मैं बात करूं तो ये कंधे वाला है। ह्यूमरस और ग्लेनोइड कैविटी, ये अंश मेखला की ग्लेनोइड कैविटी होती है और शिरोडी मेखला में एसिटाबुलम कैविटी होती है। तो ह्यूमरस का जो सिर है वो ग्लेनोइड कैविटी में धंसकर एक प्रकार का बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनाता है जिसका नाम होता है शोल्डर जॉइंट। क्लियर है? इसी प्रकार हमारी फीमर एसिटाबुलम कैविटी में धंसकर बॉल एंड सॉकेट टाइप का जॉइंट बनाती है जिसका नाम होता है हिप जॉइंट, यानी कि शिरोडी संधि। हिंज जॉइंट जिसको हम कब्जा संधि बोल के चलते हैं और ये बिल्कुल किवाड़ के कब्जों की तरह होते हैं। इसके एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो इसमें 2 जॉइंट आते हैं, एक एल्बो और एक नी जॉइंट। एल्बो जॉइंट मतलब कोहनी संधि, देखो ये वाला, तो इसमें क्या है? एक ही तल में गति संभव है, नीचे की तरफ आप नहीं कर सकते इसको। सेम उसी प्रकार हमारी जो किवाड़ होती हैं उनमें भी क्या होता है? कब्जे लगे होते हैं जिससे वो एक साइड में ही खुल पाते हैं। तो ऐसे ही हमारी बॉडी में ये जॉइंट हैं जिसको हिंज जॉइंट बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल जो मैंने लिखे ना, यही आपको याद रखने हैं।
बाकी इस एलिप्सोइडल में दीर्घ वृत्तज में हमारे वो ही आ जाएंगे एंकल जॉइंट और रिस्ट जॉइंट, रिस्ट और एंकल। रिस्ट जॉइंट किस किस के बीच में है? रेडियो अल्ना और कार्पल के बीच में। एंकल जॉइंट टिबियो फिबुला और टार्सल के बीच में। समझ में आ गई बात? ये जॉइंट है हमारे। तो ये आपका जो पार्ट है वो हुआ जॉइंट वाला, संधियों वाला। तो यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई, ठीक है, ठीक है। अब हम तीसरे पार्ट की इसकी बात करें तो तीसरा जो इसका पार्ट है जिसकी अभी हमने कुछ ताज़ा बात की हैं और जिसको हम बोलते हैं पेशी, मसल्स। तो मसल्स में ज़्यादा मैं आपको खास क्या बताऊं, मसल्स में हम सबसे पहले बात कर लेते हैं अपने कंकाल पेशी की, ठीक है। तो आपको याद रखना चाहिए जो कंकाल पेशी है, यदि उसकी संरचना की बात करें तो सबसे पहले जो बात आती है वो पेशी तंतु की आती है, ठीक है। दूसरा था संकुचनशील तंत्र की संरचना, तीसरा है ट्यूबुलर तंत्र, 4 है सार्कोसोम और 5 होता है हमारा तंत्र का पेशी संधि, ठीक है। तो मोस्ट वन जो हमें यहाँ पर बात करनी है वो पेशी तंतु की करनी है। तो आपको याद रखना चाहिए कि पेशी तंतु में सबसे पहले तो हमने बताए थे आपको कि इसका जो आवरण है वो सार्कोलेमा है, इसके अंदर जो एंडोप्लाज्मिक है उसको सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाएगा, है ना। माइटोकॉन्ड्रिया उनको सार्कोसोम्स कहा जाएगा। फिर हमने मोस्ट वन बात की थी मायोफाइब्रिल्स यानी कि पेशी तंतुक के बारे में। तो उसमें बहुत अच्छी बात समझने वाली थी कि जो गहरी आड़ी पट्टियां होती हैं उनको हम ए बैंड कहते हैं और जो हल्की पट्टियां होती हैं उनको हम आई बैंड कहते हैं, ठीक है। आई बैंड के बीच में जो लाइन होती है उसे हम जेड लाइन बोलते हैं और दो जेड लाइनों के बीच की दूरी को हम सार्कोमियर बोलते हैं। क्लियर? ये क्षेत्र की बात करें तो इसके बीच में जो क्षेत्र होता है उसे हम एच कहते हैं और एच के बीच में भी एक प्रोटीन की लाइन होती है जिसे एम लाइन कहते हैं, ठीक है। तो ये पट्टियों वाला सिस्टम था भाई पेशी तंतुक में। याद है ना आपको कि जहां गहरी पट्टियां पाई जाएं उसे ए बैंड और जहां हल्की पट्टियां पाई जाएं उसे आई बैंड। दोनों के बीच की बात कर लेते हैं। ये क्षेत्र के बीच में जो है हल्का क्षेत्र होता है जिसे हम एच क्षेत्र कहते हैं। इसके बीच में एक प्रोटीन होती है इसे हम एम प्रोटीन कहते हैं। अच्छा, मुझे इससे याद आ गया, मोहित अम्बेश ने एक क्वेश्चन पूछा था, सी और ए प्रोटीन कहाँ होती है सर, है ना। कोई बात नहीं, मैं उस समय क्या थोड़ा बिजी था ना, वो मैंने क्वेश्चन तो पढ़ लिया। अच्छा, मैं आपको बता दूं, सुन लीजिए, ध्यान से समझना। अच्छा, एक एम प्रोटीन तो ये है ही, है कि नहीं। एम प्रोटीन कहाँ पे पाई जा रही है? एम प्रोटीन एच क्षेत्र के मध्य पाई जा रही है। कहाँ? एच क्षेत्र के मध्य। इसके अलावा हमारी 3 प्रोटीन थी, वो 2, एक तो सी प्रोटीन और एक अल्फा एक्टिनिन प्रोटीन, है ना। तो जो सी प्रोटीन होती है ना, सी प्रोटीन, ये जो हमारे मायोसिन के फिलामेंट हैं, देखो ये वाले, ये मायोसिन के फिलामेंट है कि नहीं। ए बैंड में कौन से तंतु? मायोसिन के। और आई बैंड में कौन से तंतु? एक्टिन के। समझ में आ गई बात। तो जो हमारी सी प्रोटीन है ये मायोसिन मायोफिलामेंट के बीच में पाई जाएगी। क्लियर? ध्यान रखना, मायोसिन के जो फिलामेंट हैं इनके मध्य में जो प्रोटीन है वो है सी प्रोटीन और एच क्षेत्र के मध्य में जो प्रोटीन है वो है एम प्रोटीन। और भाई इसका नाम ही अल्फा एक्टिनिन है। तो एक्टिन के तंतुओं के मध्य एक्टिन के तंतुओं के मध्य जो प्रोटीन होगी वो कौन सी होगी? अल्फा एक्टिनिन प्रोटीन होगी। ठीक है भाई। तो यहां पर ये प्रेजेंट होती है प्रोटीन। कहां कहां पर? एम प्रोटीन एच क्षेत्र के मध्य में, सी प्रोटीन मायोसिन के फिलामेंट के मध्य में और एक्टिनिन प्रोटीन अल्फा वाली एक्टिन तंतुओं के मध्य में। ठीक है, तो यहां पर प्रेजेंट होती है। तो संकुचनशील तंत्र में वही चीज आएंगी, एक तो 3 हमारी प्रोटीन आएंगी, एक बलजनक प्रोटीन आएगी जिसमें हम एक्टिन और मायोसिन को पढ़ेंगे,
एक्टिन किन दो रूपों में मिलता है? दो रूपों में, जी एक्टिन और एफ एक्टिन। हमेशा किस रूप में पाया जाएगा? एफ एक्टिन के रूप में। ठीक है। नियंत्रक प्रोटीन कौन सी थी? ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन का मोस्ट कौन सा भाग है? ट्रोपोनिन सी, जो कैल्शियम से बंध बनाता है। ठीक है। बाकी ये नॉर्मल है, तंत्रिका पेशी संधि है ना। और क्रिया विधि तो अभी हमने कल बताई है, तो वो तो आपके ताजा ही ताजा है, उसमें तो कोई समझाने वाली बात नहीं है। ठीक है। तो इस प्रकार ये आपका एक बार फास्ट रिवाइज भी हो गया, और अब कल से अपने बात करेंगे हम चैप्टर नंबर 21 की। ठीक है। तो इसको और आप ढंग से पढ़ लेना एक बार, है ना।